Good morning, all of you. Today we will discuss about the heterocyclic compounds, and in this lecture we will discuss only about their introductory part and about their nomenclature. So what are the cyclic compounds? सबसे पहले हम ये देख लें कि cyclic compounds किसे कहते हैं, ring compounds किन्हें कहते हैं, closed compound किन्हें कहते हैं. तो मीन्स ऐसे सारे compound, the compound in which the principal chain is cyclic and contain three or more same or the different type of atom are called as the cyclic compound. हमने आपको आयपक नेमिंग के दौरान बताया था कि हमें सबसे पहला काम क्या होता है जब भी हम किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर को देखते हुए उसका आयपक नेम लिखें तो हमें यह देखना होता है कि प्रिंसिपल चेन है कौन सी. तो प्रिंसिपल चेन की डेफिनेशन हमने अभी तक क्या पढ़ी है कि द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन एटम चेन, the longest possible carbon atom chain having double bond, triple bond or the functional group are called as the प्रिंसिपल चेन. आप उससे प्रिंसिपल चेन कहते हैं, वही उसका वर्ड रूट होता है. यहाँ पे जो हम साइक्लिक कंपाउंड लेते हैं इसमें भी ऐसा ही देखा जाता है. कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमारी क्या दिखाई देगा कि देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है. दो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो जाए कि हमारे पास एक कोई ऐसा कंपाउंड है, देखो हम आपके सामने ड्रा करते हैं कि ये हमने एक रिंग बनाया, देखिए आप ध्यान से. इस रिंग का मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट है तो वहां पे कार्बन है और हमने इसके ऊपर एक ग्रुप लगा दिया. देखो साइड में CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, देखो इस टाइप से. और रिंग के अंदर जो कार्बन है उनकी वैलेंसी पूरी करने के लिए देखो हमने H2 हमने यहाँ पे लगा दिया ताकि इनकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाए. और इस कार्बन के 3 बॉन्ड पहले से हैं तो एक ही H लगाना पड़ा, देखो CH. ये तो बेसिक फैक्ट आप सभी जानते हैं. अब इसके बाद हमने क्या किया, हमें प्रिंसिपल चेन ढूंढनी होती है. तो हमारे पास दो टाइप की चेन है. वन इज द ए साइक्लिक चेन, देखो ये ए साइक्लिक चेन कितने कार्बन की है, दैट इज ऑफ 4 कार्बन एटम. और जो ये रिंग टाइप की स्ट्रक्चर है बोलो ये क्या है, दैट इज 3 कार्बन चेन. तो विच वन इज लॉन्गर वन, लॉन्गर वन है बोलो कौन सी आपकी, जो ए साइक्लिक पार्ट है. तो ये जो कंपाउंड है इसके अंदर जो मेन चेन है, प्रिंसिपल चेन है, वो क्या साइक्लिक है? नो. आपकी जो प्रिंसिपल चेन है यहाँ पे वो कैसी है बोलो, वो आपकी ए साइक्लिक है. क्लियर हो गया इतना. और जो आपके साइक्लिक पार्ट है वो आपके सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा. ये किस चीज का काम करेगा, आपका सब्स्टिट्यूएंट का. इसके बाद हम देखो रिवर्स लेते हैं. हमने रिवर्स कैसे लिया कि देखो उसी टाइप से एक स्ट्रक्चर बना दी, इसके ऊपर हमने एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया. देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट सिर्फ कौन लगाया, CH3, या हम लगा दें CH2 सिंगल बॉन्ड, देखो CH3. उसी टाइप से हमने वैलेंसी पूरी की हर कार्बन, ये इंटरसेक्शन पॉइंट कार्बन है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी हो गई. अब ये वो कार्बन जिसके ऊपर ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है उसके पहले से 3 बॉन्ड है तो उस पर सिर्फ एक H लगाएंगे. अब आप देखें, अब दो पार्ट बन गए. देखो साइक्लिक पार्ट को अगर हम देखें इसमें 3 कार्बन है, जो बाहर लगा हुआ है पार्ट उसके पास सिर्फ 2 कार्बन है. तो रिंग पार्ट के अंदर 3 कार्बन और जो बाहर वाला पार्ट है उसमें 2 कार्बन. तो विच वन विल बी द प्रिंसिपल चेन, द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन एटम चेन. तो ये हमारा प्रिंसिपल चेन बन गई. जो साइक्लिक पार्ट है दैट इज द प्रिंसिपल चेन, और जो साइड में इथाइल है वो आपका सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, 2 कार्बन वाली चेन, दैट विल एक्ट एज द सब्स्टिट्यूएंट. तो मींस ये सेकंड वाला जो एग्जांपल है ये क्या हुआ, दैट इज अ साइक्लिक कंपाउंड. बोलो कैसा हो गया, साइक्लिक कंपाउंड. तो यही डेफिनेशन थी कि द कंपाउंड इन विच द प्रिंसिपल चेन इज साइक्लिक. तो ये जो दो एग्जांपल थे आपके सामने, इन दो में से ये बताओ. देखो रिंग तो दोनों में आपको दिख रहा है, लेकिन जो रिंग है वो प्रिंसिपल चेन की फॉर्म में किस में है, ये स्ट्रक्चर नंबर देखो जो 2 थी हमारी, देखो ये जो स्ट्रक्चर नंबर हमारी 2 है, इसके अंदर जो प्रिंसिपल चेन है वो साइक्लिक है. वो क्या है बोलो, आपकी साइक्लिक. और उसके अंदर जो आपके एटम है वो आपके सेम भी हो सकते हैं, वो आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं. सेम कैसे, अभी जो आपके सामने स्ट्रक्चर हमने ड्रा की इसके अंदर आपके बोलो क्या है, सारे एटम ऑल आर कार्बन. लेकिन अगर हम ऐसा एग्जांपल ले लें, आप ध्यान दें कि मान लीजिए मैं एक ऑक्सीजन ले लूं, एक मैंने देखो CH2 ले लिया, एक देखो मैंने CH2 ले लिया. देखो इस टाइप से ये भी मैंने देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दी यहाँ पे. तो बोलो ये क्या है, ये प्रिंसिपल, ये आपका प्रिंसिपल पार्ट है. इसमें और कोई हमने सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं लगाया. इन्हें ऑक्सीरेन्स कहते हैं. क्या कहते हैं आप इन्हें, ऑक्सीरेन. सच टाइप ऑफ, ये साइक्लिक ईथर है, ऑक्सीरेन हो गए. ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पे एक ही चेन है, ये प्रिंसिपल चेन है. इस प्रिंसिपल चेन के अंदर आपने क्या देखा, आमतौर पे बेसिक डेफिनेशन जब हम प्रिंसिपल चेन की देखते थे तो उसमें हम सिर्फ कार्बन एटम लेते थे. लेकिन वो था आपके उन कंपाउंडों के लिए जिसमें कोई हिट्रो एटम नहीं होता था. यहाँ पे हिट्रो एटम हमने ले लिया. हिट्रो एटम आपके जो रिंग का पार्ट भी बन गया. तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये आपकी प्रिंसिपल चेन है. ये कौन बन गया, आपकी प्रिंसिपल चेन. तो द कंपाउंड इन विच द प्रिंसिपल चेन इज साइक्लिक and contain 3 or more
सेम और द डिफरेंट एटम। इसके अंदर देखो दो एटम तो देखो सेम हो गए, ये कार्बन कार्बन, ये आपका डिफरेंट हो गया, तो आप इन्हें साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं आप इन्हें? साइक्लिक कंपाउंड। तो ये जो देखो स्ट्रक्चर नंबर देखो जो 1 है, ये जो स्ट्रक्चर नंबर 1 थी, ये साइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं आते अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन। स्ट्रक्चर नंबर 2 साइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी में आ गए। स्ट्रक्चर नंबर 3 देखो ये देखें तो ये भी साइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी में आ गए। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द साइक्लिक और द रिंग कंपाउंड, और यू कैन से द क्लोज्ड कंपाउंड। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अब हमें जो देखना है कि जो ये साइक्लिक जो कंपाउंड अभी मैंने आपके सामने जो बताए, देखो जैसे साइक्लोप्रोपेन, ये कौन हो गया बोलो? साइक्लोप्रोपेन। बोलो ये क्या है? ये साइक्लिक कंपाउंड है या नहीं? ये साइक्लिक कंपाउंड है। उसके बाद नेक्स्ट देखें साइक्लोहेक्सेन, बोलो ये साइक्लिक कंपाउंड है या नहीं है? ये साइक्लिक कंपाउंड है। और हमने देखो पीछे आपको बता भी दिया था कि आईपैक नेमिंग जब लिखते हैं इन सिंपल कंपाउंड की, तो बेसिक रूल था ये, जिसमें एक वर्ड रूट होता है। देखो प्रोप तो देखो वर्ड रूट हो गया। उसके बाद वर्ड रूट से आगे कौन लगता है? राइट हैंड साइड में, जिसे आप सफिक्स कहते हैं, जो हमें ये बताता है प्राइमरी सफिक्स वेदर द चेन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। देखो एएनई हमने लगा दिया क्योंकि सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच। उससे जस्ट पहले जो होता है प्रीफिक्स होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स, क्योंकि आपकी जो प्रिंसिपल चेन है क्योंकि साइक्लिक है यहाँ पे, तो आपको साइक्लो लगाना पड़ता है, तो हमने साइक्लो लगा दिया। तो इस टाइप से ये नेमिंग भी हम आपको पहले सिखा चुके हैं। ये नेक्स्ट ये कंपाउंड है, ये आपका बेंजीन हो गया, इसका नाम बेंजीन है। ये नेक्स्ट कंपाउंड ये पिपरिडीन है, कि बेंजीन टाइप की स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं, एक हीट्रो एटम आ गया नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी 3 करने के लिए एक H भी लग गया। ये पिरिडिन है, बेंजीन टाइप की स्ट्रक्चर, बेंजीन जैसा ही एक कंपाउंड है। इसमें हर जगह डबल सिंगल बॉन्ड है। एक कार्बन की जगह बेंजीन में हर जगह कार्बन थे, यहाँ पे एक नाइट्रोजन आ गया, सो कॉल्ड एज द पिरिडिन। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। ये सभी साइक्लिक कंपाउंड थे क्योंकि इनके अंदर सभी के अंदर जो प्रिंसिपल चेन थी वो साइक्लिक है, और उसके साथ साथ जो रिंग है उसके अंदर सारे एटम एक जैसे भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा टाइप के हो सकते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, सारे एटम कार्बन थे। पिपरिडिन में देखा जिसमें 5 तो कार्बन एटम थे और एक नाइट्रोजन। पिरिडिन में भी देखा 5 तो कार्बन एटम थे, एक नाइट्रोजन, मींस आपके डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। आपके जो साइक्लिक कंपाउंड है वो होमोसाइक्लिक भी हो सकते हैं। होमोसाइक्लिक कौन? ऊपर एग्जांपल से भी आपको दिख रहा है कि द साइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन द सेम टाइप ऑफ एटम इन द प्रिंसिपल चेन, द सेम टाइप ऑफ द एटम इन द साइक्लिक प्रिंसिपल चेन, तो उसे आप क्या कहते हैं? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे साइक्लोप्रोपेन, इसमें जो प्रिंसिपल चेन है इसमें जितने भी एटम है सारे कौन है? हर जगह एवरी इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर कौन है? यहाँ पे सिर्फ कार्बन है। सो दीज आर दी होमोसाइक्लिक। होमो का मतलब सेम। साइकिल के अंदर जो रिंग स्ट्रक्चर है, रिंग के अंदर होमो का मतलब सेम होना, सेम टाइप के एटम होना, और आमतौर पे जो वो सेम टाइप के एटम होते हैं तो कार्बन ही होते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो कार्बन है ये मैक्सिमम कैटिनेशन दिखाता है। जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें मैक्सिमम परसेंटेज कार्बन की होती है। हम ऐसा कभी नहीं कह सकते कि कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम आ जाए होमोसाइक्लिक के अंदर। तो आप क्या देखेंगे, जितने भी होमोसाइक्लिक अगर कोई कंपाउंड है तो उसमें जो चेन बनी हुई होगी, जो प्रिंसिपल चेन होगी, वो कार्बन एटम की ही होगी। इसके बाद नेक्स्ट साइक्लोहेक्सेन आप देख लें, इसमें भी सारे जो एटम हैं जो रिंग के अंदर वो कार्बन एटम का स्केलेटन है। आप ये नहीं कहेंगे कि वहां पे हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन तो देखो इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए, देखो जैसे कार्बन, कार्बन के ऊपर देखो मैंने 2 H लगा दिए क्योंकि वैलेंसी 4 तो करनी है कार्बन की। ऐसे देखो नेक्स्ट कार्बन को देख ले, ये कार्बन है, इंटरसेक्शन पॉइंट पे 2 बॉन्ड पहले से दिख रहे हैं, और रिमेनिंग 2 बॉन्ड को पूरा करने के लिए आपने क्या लगा दिए? H एंड सो ऑन। ऐसे ही हर कार्बन की आप वैलेंसी पूरी करके देख सकते हैं, और इस टाइप से उसका फार्मूला भी दिख जाएगा। जैसे साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला 6 कार्बन है तो C6, और हर कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है तो C6H12। ऐसे आप उसका मोलिकुलर फार्मूला भी आराम से देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए बेंजीन। बेंजीन में भी होमोसाइक्लिक है क्योंकि हर जगह कौन प्रेजेंट है? बोलो कार्बन ही है। तो हर जगह कार्बन हो तो वैलेंसी अगर पूरी करें, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गए तो कार्बन के बॉन्ड गिने, किसी भी कार्बन के जो अभी आपको अपनी आंखों से दिख रहे हैं, 3 बॉन्ड्स दिख रहे हैं, एक साइड में डबल बॉन्ड, एक साइड में सिंगल बॉन्ड, तो 3 वैलेंसी हो गई। तो एक वैलेंसी और पूरी करने के लिए क्या होगा वहां पे? H एंड सो ऑन। तो हर कार्बन के ऊपर क्या होगा? इसी टाइप से H। आप हर कार्बन पे एक H लगा सकते हैं। तो बोलो मोलिकुलर फार्मूला क्या बनेगा बेंजीन का? बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला बन जाएगा C6H6। इसके बाद दूसरी जो टाइप आती है, दीज आर दी हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे नाम से पता चला कि साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर तो है, प्रिंसिपल चेन तो साइक्लिक है, लेकिन उसके अंदर कार्बन तो होंगे ही, लेकिन कार्बन के साथ साथ कोई ना कोई हीट्रो एटम भी आ गया है। नाउ द हीट्रो एटम इज द पार्ट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर।
नाउ द हीट्रो एटम इज द पार्ट ऑफ द साइक्लिक प्रिंसिपल चेन। जो साइक्लिक प्रिंसिपल चेन है उसका पार्ट अगर कोई हीट्रो एटम भी बन जाए, चाहे नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, आमतौर पे यही होते हैं, फास्फोरस भी हो सकता है, बोरोन भी हो सकते हैं। तो मीन्स द साइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन द डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, that is a heteroatom is also present along with the carbon atom in the ring structure in the cyclic principal chain structure are called as the heterocyclic compound। अब उन्हें heterocyclic compound कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे ऊपर भी हमने दिए थे, जैसे पिप्रिडिन हो गया। पिप्रिडिन में देखें तो देखो 5, तो देखो ये कार्बन हो गए 1 2 3 4 और 5, और एक बोलो कौन है, ये नाइट्रोजन हो गया। सभी की वैलेंसी पूरी करें। नाइट्रोजन क्योंकि ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, आप सभी को पता है। जब इसकी कॉन्जुगेशन लिखे नाइट्रोजन की तो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, जिसकी वजह से अगर मैं नाइट्रोजन की देखो कॉन्जुगेशन आपको लिख के दिखाऊं, देखो इस टाइप से, देखो 1s2 2s2 2p3, तो इसकी जो वैलेंशियल है देखो ये स्टेप से, और इसमें आगे 2d तो होता नहीं, तो इसीलिए जो 2s है इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर, सो कॉल्ड एज अ लोन पेयर। और p के अंदर देखें तो 1 2 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, जिन्हें बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ही बना सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलो कितने हैं, 3, और एक ही बोलो ये क्या होगा बेटा, ये लोन पेयर होगा, आप सभी बच्चे जानते हैं। क्लियर हो गया। तो इसके बाद आपने क्या देखा, नाइट्रोजन के देखो स्ट्रक्चर में पिप्रिडिन में 1 2 3 बॉन्ड हो गए, 2 कार्बन के साथ नाइट्रोजन के, एक H के साथ, तो नाइट्रोजन के पास एक क्या बच गया, एक लोन पेयर ऐसे बच जाता है, जो हम ऐसे डॉट की फॉर्म में शो कर देते हैं। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोलो क्या, पिप्रिडिन। और हर कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। तो कार्बन के 2 बॉन्ड तो आपको दिख रहे हैं, और 2 क्या लगा दो, हर कार्बन के ऊपर आप 2H लगा सकते हैं, तो हर कार्बन के ऊपर ऐसे ही 2H लगा दो। मींस वैलेंसी कंप्लीट करनी आपको आनी चाहिए, बेसिक फैक्ट का पता होना जरूरी है, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। तो इसी टाइप से आपने ये देखा कि ये स्ट्रक्चर बन गई आपके सामने, ये पिप्रिडिन की स्ट्रक्चर है, जो बेसिकली जब कोई रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आए तो एकदम स्ट्रक्चर बनानी आपको आनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जैसे पिरिडिन, पिरिडिन में भी नाइट्रोजन के देखो 3 बॉन्ड बन चुके हैं, जैसे अभी आपको बताया था। तो नाइट्रोजन के पास क्या होगा, एक लोन पेयर होगा। तो ये पिरिडिन है, ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि जो साइक्लिक प्रिंसिपल चेन है उसके अंदर एक हेट्रो एटम है, दैट इज द नाइट्रोजन हियर, यहाँ पे नाइट्रोजन है, सो दैट इज द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है या जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्या इनकी फर्दर हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है ये आपके एलिसाइक्लिक भी हो सकते हैं। एलिसाइक्लिक मींस ऐसे कंपाउंड, देखो नाम से पता चला साइक्लिक तो है ही, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो एली का मतलब एलिफेटिक जैसी हो, दिखने में आपके साइक्लिक होंगे लेकिन प्रॉपर्टीज एलिफेटिक कंपाउंड जैसी होंगी। सो द होमोसाइक्लिक कंपाउंड व्हिच कंटेन 3 or more carbon atom in the ring and have the property like that of the aliphatic compounds are called as the alicyclic compound, जैसे साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया। उसके बाद हम देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड हम देखेंगे। तो ये वो कंपाउंड होंगे जिसके अंदर आपको क्या खास चीज आपको दिखनी चाहिए, पहली बात उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4n प्लस में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखने चाहिए। यहाँ पे 4n+2 पाई का क्या मतलब है, हम देखते हैं यहाँ पे n कोई इंटीग्रल वैल्यू है, n की वैल्यू आप 0 1 2 3 पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने n की जगह वैल्यू देखो 0 पुट की, तो क्या आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 + 2, तो आंसर क्या आ गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मींस आपका कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा, जब उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि n की वैल्यू 0 पुट कर दे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, या n की वैल्यू 1 पुट कर दे तो देखो 4 1 जा 4 + 2 तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो। मींस 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगर n की वैल्यू आप 2 पुट कर दे तो 4 2 जा 8 + 2 तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके। मींस किसी भी स्पीसी के अंदर आपको ये दिखाई दे कि उसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मींस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। प्लस साथ के साथ उसके अंदर साइक्लिक कंजुगेशन का भी होना जरूरी है। साइक्लिक कंजुगेशन देखने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो आपको डायरेक्टली जब आपके सामने स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर को देखते ही आपको देखने को मिल जाएगा, मींस ऑल्टरनेटिवली आपके डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए। तो ऑल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड का मतलब आपके पास डबल सिंगल डबल, लेकिन वो भी रिंग स्ट्रक्चर के अंदर होने चाहिए। आपके ये नहीं कि ए साइक्लिक स्ट्रक्चर है आपके पास, उसमें डबल सिंगल डबल ऐसे दिख रहे हैं, वो तो कहलाती है ए साइक्लिक कंजुगेशन। लेकिन अगर रिंग में दिखे आपको लगातार डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसे रिंग में, जैसे बेंजीन में होता है, तो आप उसे साइक्लिक कंजुगेशन कहते हैं। अगर आपकी ए साइक्लिक स्ट्रक्चर में दिखे, जैसे ओपन चेन स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट चेन कार्बन एटम है, उसमें दिखे डबल सिंगल डबल ऐसे, तो आपकी ए साइक्लिक कंजुगेशन कहलाती है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बताया किसी कंपाउंड का एरोमेटिक होने के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ साइक्लिक कंजुगेशन होनी जरूरी है।
मतलब रिंग स्ट्रक्चर के अंदर होना चाहिए, डबल सिंगल डबल ऐसे करके ऑल्टरनेटिवली। इसके साथ साथ तरीके और भी हैं साइक्लिक कंजुगेशन को देखने के। वो दूसरे तरीके क्या हो सकते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं कि इन कंपाउंडों को एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे बेंजीन, फिर वो दूसरी बात भी आपको बताते हैं। वो हमने अलग से भी आपको एरोमेटिक कंपाउंड का एक लेक्चर दिया था, उसमें वो सारी चीजें आपको समझा चुके हैं। आपने क्या देखा, देखो ये बेंजीन, देखो आप ये बताएं क्या ये एरोमेटिक है, आप इसको एरोमेटिक कहेंगे या नहीं। आपने देखा कि इस बेंजीन के अंदर आपने पहली चीज क्या देखनी थी, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। आपने इसके अंदर देखा कि देखो ये एक पाई बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा पाई बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा पाई बॉन्ड, देखो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, कंडीशन नंबर 2, सीरियल नंबर 2 वाला पॉइंट कंप्लीट। अब क्या इसमें साइक्लिक कंजुगेशन है, बिल्कुल दिख रहा है, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, सारी बातें पूरी हो गई, दोनों बातें हो गई इसके ऊपर कंप्लीटली सेटिस्फाई हो गई। सो दैट इज द एरोमेटिक कंपाउंड। अब जो दूसरी बात देखो जो मैं आपको बता रहा था कि मान लीजिए हमने ये ले लिया, देखो एक स्ट्रक्चर, देखो ये मैंने ट्रायंगल बना दी, इसमें एक डबल बॉन्ड लगा दी और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ट्रायंगल का मतलब क्या है, हर पॉइंट के ऊपर कार्बन है। आप यहाँ पे ये देखें कि क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। पहला पॉइंट 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, देखो एक ही डबल बॉन्ड है तो देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये बात हमारी कंप्लीट हो गई। दूसरी बात क्या ये, इसके अंदर साइक्लिक कंजुगेशन है। देखो आंखों से देखते हैं तो नहीं दिखता क्योंकि डबल फिर आगे सिंगल सिंगल है, लेकिन साइक्लिक कंजुगेशन देखने का तरीका एक और भी है। वो क्या, कोई भी ऐसा एटम, जैसे यहाँ पे देखो एक कार्बन है, देखो ये मैंने C लिख दिया, यहाँ पे देखो CH लिख दिया, यहाँ पे देखो CH। इस कोई भी ऐसा एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, वो सिंगल बॉन्ड से, देखो राइट और लेफ्ट दोनों साइड में सिंगल बॉन्ड से एक ऐसे एटम से अटैच हो आगे जिसने फर्दर क्या बना रखा हो, डबल बॉन्ड। या दूसरे शब्दों में कहते हैं कोई भी ऐसा एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, वो ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट हो डबल बॉन्ड से। अब ध्यान से देखें, ये कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है स्ट्रक्चर के अंदर, क्या है डबल बॉन्ड के ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, बिल्कुल है। देखो कार्बन, इसके ऊपर देखो ये पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल, फिर आगे देखो डबल आ गया। चाहे राइट साइड से देखें, दूसरी साइड से भी देख लो, इधर से कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड है, फिर आगे डबल आ गया। तो मीन्स वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। तो इट मींस इसके अंदर भी साइक्लिक कंजुगेशन है, क्योंकि राइट लेफ्ट दोनों साइड से आप देखें तभी उसको आप क्या कहेंगे, साइक्लिक कंजुगेशन। दोनों साइड से आपने देखा, राइट और लेफ्ट दोनों साइड से, तो इसीलिए इस कंपाउंड के अंदर भी क्या है, साइक्लिक कंजुगेशन। देखो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को, देखो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को देखो आगे मूव कर दूं, देखो ऐसे मूव करने से देखो क्या होगा, देखो दूसरी स्ट्रक्चर अगर मैं बना के आपको दिखा भी दूं ताकि आप इस बात को अच्छे से समझ पाए, तो क्या हुआ, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन आगे देखो यहाँ पे गए तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो डबल बॉन्ड। ये जो पिछला कार्बन था इसके ऊपर देखो क्या आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गई ना, देखो रेजोनेंस प्रोसेस चल पड़ी, कंजुगेशन में था ये। तो इट मींस आपका जो कंपाउंड है ये भी एरोमेटिक है। तो इस टाइप से हम एरोमेटिसिटी को क्या कर सकते हैं, हम चेकआउट कर सकते हैं। तो मींस आप ये जरूर ध्यान रखें, साइक्लिक कंजुगेशन का मतलब सिंपली यही आपको ध्यान नहीं रखना कि जो डबल बॉन्ड है वो अल्टरनेटिवली आपको दिखे। कई बार डबल बॉन्ड नहीं दिखते तो आपको क्या दिखेगा, कोई भी ऐसा एटम जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो। तो बड़े ध्यान से देखें, जैसे यहाँ पे देखा कि आप दोनों साइड से, राइट लेफ्ट दोनों साइड में देखें, क्या वो एटम जिसपे पॉजिटिव चार्ज है क्या वो डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, या कार्बन जिसपे नेगेटिव चार्ज हो तो भी देखें क्या वो कार्बन जिसपे नेगेटिव चार्ज है दोनों साइड से, क्या वो डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, या लोन पेयर है किसी एटम के पास तो भी देखें क्या वो डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। तो इट मींस अगर ऐसा है तो वहां पे रेजोनेंस प्रोसेस चलेगी। वो आपका कार्बन, वो कोई एटम जिसके पास पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है, अगर वो डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होना चाहिए तो इट मींस वो कंजुगेशन में इन्वॉल्व जरूर हो जाएगा। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। इसके बाद ये तो हो गया तरीका कि किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक कैसे देखा जाता है कि वो एरोमेटिक है या नहीं। तो यही हमारी दो टाइप बन गई, होमोसाइक्लिक कंपाउंड की दो टाइप, एलिसाइक्लिक या एरोमेटिक। इसी टाइप से अब हम देखने वाले हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की टाइप। वो भी फर्दर उसी टाइप से दो टाइप के होंगे, एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरे एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो एलिसाइक्लिक कौन, बिल्कुल उसी टाइप से कि साइक्लिक तो है ही, और एली का मतलब प्रॉपर्टीज एलिफेटिक कंपाउंड जैसी दिखें। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड which contain the carbon atom along with the hetero atom like nitrogen, sulfur, oxygen in the ring, and their properties are like that of the aliphatic compounds. तो वो आपके कहलाते हैं एलिसाइक्लिक हेटेरो कंपाउंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल पिपरिडिन,
इसमें आपके जो रिंग स्ट्रक्चर है, जो साइक्लिक प्रिंसिपल चेन है, उसमें कार्बन के साथ साथ एक हेटेरोएटम, देखो नाइट्रोजन भी आ गया, और इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी कैसी होंगी, हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड है इनकी प्रॉपर्टी कैसी होंगी, एलिफेटिक कंपाउंड जैसी होंगी। अब हम देखते हैं एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को, वही सेम बात कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वो कौन से होंगे जिन्हें आप एरोमेटिक कह सकते हैं। पहली बात वही 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, देखो वैसे ही ये हम बता ही चुके हैं, इनकी वैल्यू आप 0 पुट करें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 1 पुट करें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिखे, 2 पुट करें तो 10, मीन्स अगर 2, 6 या 10, 2, 6 या 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, मीन्स आप गैप भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पे अब याद करने के लिए देखो 4 का गैप है, फिर 4 का गैप है, अगर फर्दर आगे की बातें भी देखनी हो, मीन्स 2, 6, 10, 14 एंड सो ऑन, इस टाइप से 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो आपके वो कंपाउंड कैसे होंगे, आपके एरोमेटिक आ जाएंगे। लेकिन साथ के साथ दूसरी कंडीशन भी हमें नहीं भूलनी, साइक्लिक कंजुगेशन भी होनी जरूरी है। अकेली अगर पहली बात है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन साइक्लिक कंजुगेशन नहीं है, तो वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक नहीं होगा, वो एरोमेटिक की कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। अब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, देखो पिरिडिन, आप ये कहेंगे, देखो आपके दिमाग में बात आई कि देखें इसके अंदर ये एरोमेटिक है या नहीं, तो आपने क्या देखा, इसके अंदर भी आपने देखा कि देखो 1 पहला आपके पास यहाँ पे जो पाई बॉन्ड था तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये सेकंड पाई बॉन्ड तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 to 4 प्लस में 2, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। मीन्स फर्स्ट कंडीशन तो कंप्लीट हो गई कि मीन्स इसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4n+2 पाई का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होना, 6 होना या 10 होना, तो इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंडीशन पूरी। सेकंड देखना है साइक्लिक कंजुगेशन, वो भी है, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, लाइक दैट ऑफ द बेंजीन रिंग। तो हर चीज क्या होना चाहती है, हर चीज स्टेबल होना चाहती है। तो कोई भी कंपाउंड अगर एरोमेटिक होता है, हक्कल जो साइंटिस्ट था उसने भी यही बात बताई थी कि हक्कल रूल ने क्या कहा था, इट स्टेट्स दैट कि एनी कंपाउंड विल बी स्टेबल एंड एरोमेटिक, एनी कंपाउंड विल बी एरोमेटिक एंड स्टेबल। मींस कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो स्टेबल भी होगा, एरोमेटिक की कंडीशन आपके सामने है ही जो हमने लिख रखी है। तो ये हक्कल रूल की बातें हैं, यहाँ पे पेपर में आ भी जाए ना कि स्टेट हक्कल रूल, तो आपको यही बातें लिखनी है। क्या बातें लिखनी है कि इट स्टेट्स दैट, हक्कल रूल की डेफिनेशन बता रहे हैं हम आपको, इट स्टेट्स दैट एनी कंपाउंड will be aromatic and stable if it contains number 1, यही बात 4n+ में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये टेबल बना देंगे। और नंबर 2 साइक्लिक कंजुगेशन, नंबर 2 साइक्लिक कंजुगेशन भी होनी चाहिए, तो एरोमेटिक होगा, स्टेबल होगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि जो नाइट्रोजन है, आप ध्यान से देखें, इसके पास देखो एक लोन पेयर भी हमने बताया था, ग्रुप 15 का एलिमेंट है, देखो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। क्या ये लोन पेयर इन्वॉल्व होगा कंजुगेशन में, लोन पेयर तो है इसके ऊपर, लेकिन नहीं होगा, क्यों, ऑलरेडी स्टेबल है। देखो कोई भी सब्सटेंस अगर पहले से ही स्टेबल हो गया है, तो क्या ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व करवाएगा, नहीं करवाएगा, क्योंकि बिकॉज इट इज ऑलरेडी एरोमेटिक, ऑलरेडी स्टेबल, तो इसके लोन पेयर फ्री रहेंगे इस नाइट्रोजन के ऊपर। ये बात आप जरूर ध्यान रखना, आगे आप ये बात आपके काम आने वाली है कि पिरिडिन के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होते हैं वो हमेशा फ्री रहते हैं, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि वो ऑलरेडी एरोमेटिक है, ऑलरेडी स्टेबल है, इसलिए लोन पेयर को रेजोनेंस में इन्वॉल्व करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर हमेशा ही फ्री रहते हैं इन केस ऑफ द pyridine। अब हम देखते हैं आगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कौन हुए, द कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंटेन द हेटेरोएटम लाइक द नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, बोरॉन एंड सो ऑन अलोंग विद द कार्बन एटम। कार्बन एटम अलोंग क्यों कहा मैंने, क्योंकि देखो जितने भी आपके कंपाउंड हैं उनके अंदर मेन जो स्केलेटन होता है वो तो कार्बन को होता है, मैंने पहले ही बताया, मैक्सिमम कैटेनेशन पूरी पीरियोडिक टेबल में कौन दिखाता है, कार्बन। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सारे किसके बने होते हैं, मैक्सिमम परसेंटेज किसकी होती है, कार्बन की ही होती है। उसके साथ साथ हीट्रो एटम की भी कुछ परसेंटेज होती है, तो कार्बन तो जरूर होंगे ही होंगे, स्केलेटन के अंदर मेन पार्ट तो कार्बन का ही होगा, उसके बाद कुछ एक हीट्रो एटम भी आ जाते हैं। तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है हमेशा ही कि मैक्सिमम परसेंटेज फिर भी कार्बन की होती है, उसके बाद रिमेनिंग परसेंटेज इज ऑफ हीट्रो एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। तो अगर आपकी जो साइक्लिक प्रिंसिपल चेन है, उस प्रिंसिपल चेन के अंदर कार्बन एटम के साथ साथ अगर हीट्रो एटम भी आ जाते हैं तो आप उन्हें कहते हैं हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब एग्जांपल देखें, जैसे पायरोल हो गया, इस कंपाउंड को पायरोल कहते हैं। देखो इसके अंदर पेंटागन स्ट्रक्चर है जिसमें 4 कार्बन है, 4 तो कार्बन है प्लस 1 इज नाइट्रोजन एटम। वैलेंसी पूरी करनी कैसे देखते हैं वो आपको पहले बता दी। नाइट्रोजन के देखो 3 बॉन्ड दिखाने के बाद नाइट्रोजन के ऊपर 2 डॉट दिखा के मींस एक लोन पेयर दिखाया गया है। हमने पीछे कॉन्केशन लिख के आपको बता दी थी, कॉन्केशन लिख के आप बड़ी आराम से पता लगा सकते हैं कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर क्यों बचा।
क्योंकि 1s2 2s2 2p3 वैलेंस शेल जब हम देखते हैं तो नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बना ले तो उसके पास एक लोन पेयर बचता है वैलेंस शेल के अंदर। तो उस वैलेंस शेल के अंदर जो पेयर की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन बचे अपने क्या कहते हैं, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर हमने शो कर दिया और ये कंपाउंड कहलाता है पायरोल। क्या नाम है बोलो इसका? पायरोल है इसका नाम। नीचे हमने दिखाया पायरोलिडीन, मींस अगर दोनों डबल बॉन्ड हटा दें, हाइड्रोजनेशन अगर हम इसकी कर देते हैं, और यहाँ पे बोलो कौन आ गया, यहाँ पे आपके आ गए कौन, एच लगा दिए हमने। देखो कुछ डबल बॉन्ड हट गए तो रिमेनिंग वैलेंसी कौन पूरी करता है? हमेशा एच। तो यहाँ पे एच है, रिमेनिंग वैलेंसी ध्यान रखें हर एटम की कौन पूरी करता है? एच। जैसे नाइट्रोजन पे तो हमने एक एच लगा के दिखा दिया, नाइट्रोजन के पूरे 3 बॉन्ड हो गए। ऐसे बचे हुए जो पोजीशन है वहां पे बोलो कौन है? हर जगह देखो कार्बन है यहाँ पे, और कार्बन की रिमेनिंग वैलेंसी जैसे हर कार्बन के 2 ही बॉन्ड दिख रहे हैं, बचे हुए 2 कौन है? एच हैं हर जगह पे, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जैसे फ्यूरान, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल, ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन आ जाए तो पायरोल की जगह आप उसे फ्यूरान कहते हैं। ये इनका कॉमन नेमिंग है। ये बोलो इनकी कैसे नेम है? दैट इज अ कॉमन नेम। पहले वाले कंपाउंड का पायरोल दैट इज अ कॉमन नेम, फ्यूरान दैट इज अ कॉमन नेम, या एपेक नेम नहीं है, ये भी आप ध्यान रखें। आपके मोस्ट ऑफ दी जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है दे आर यानी रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर कॉमन नेमिंग, उनके कॉमन नेम के द्वारा उनको ज्यादा जाना जाता है। यानी आज की तारीख में भी सबसे ज्यादा उनको कॉमन नेम से ही जाना जाता है। जब हम इनको परचेज करने के लिए भी, जब लेबोरेटरी के लिए जो हमें कंपाउंड चाहिए, तो जब हम जाते हैं साइंटिफिक एम्पोरियम के ऊपर तो इन्हीं नामों से हम इनको पहचानते हैं, इन्हीं नामों से वो जानते हैं। अगर हम फ्यूरान बोल दें आराम से उस कंपाउंड को हमें दे देंगे, पायरोल बोल दे तो आराम से वो कंपाउंड हमें दे देंगे। लेकिन अगर हम इसका आईपैक नेम लेके उनको बोलें तो वो इजीली उसको भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। मींस आज की डेट में भी जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है दे आर मोस्टली नोन बाय देयर कॉमन नेम। उसके बाद नेक्स्ट आ गया टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। हमने जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का आपको चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी आपने देखा था कि इस सोलवेंट को यूज करते थे, बहुत ही अच्छा बेस था ये, इसको हम यूज करते थे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। जैसे हमने आरएमजीएक्स के साथ साथ जब ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बनाया था आरएलआई, तो उसके दौरान हमने यही बेस यूज किया था, टीएचएफ। मींस ये बिल्कुल किस जैसा है? फ्यूरान जैसा है। क्या हुआ? फ्यूरान की हाइड्रोजनेशन हो गई, मींस जो डबल बॉन्ड थे फ्यूरान में वो हट गए, यहाँ पे आपके सिंगल बॉन्ड आ गए, बची हुई जगह पे एच है, उसी टाइप से हाइड्रोजनेटेड फॉर्म है ये फ्यूरान की, तो ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, क्योंकि 4 एच लग गए इसमें तो इसलिए इसको बोला टेट्राहाइड्रो, 4 एच। हाइड्रोजनेशन की जब डबल बॉन्ड टूटे, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड देखो जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, मान लीजिए एक को मैंने तोड़ के दिखाया, एक एच ऊपर लग गया एक नीचे, ऐसे दूसरे बॉन्ड को तोड़ा तो एक एच ऊपर लग गया एक नीचे, पाई बॉन्ड को जब तोड़ा तो उसके बाद कितने एच यूज हो गए? जब आप इसको कन्वर्ट करें बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन 4 एच लगते हैं, सो कॉल्ड एज द टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, इसलिए इसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लें थायोफीन, ये थायोफीन है, ओ की जगह एस आ गया, वही 2 लोन पेयर दिखाएंगे। ग्रुप 16 के अंदर ऑक्सीजन के नीचे कौन है? सल्फर है, तो ऑक्सीजन की तरह सल्फर ने भी 2 बॉन्ड बनाए, तो 16 के आखिर में 6 होता है, 6 का मतलब वैलेंशियल में 6 आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सल्फर ने भी 2 बॉन्ड बनाए, तो 6 में से 2 गए, 4 4 बच गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन वो लोन पेयर की फॉर्म में है, तो इसलिए 2 लोन पेयर हमने दिखा दिए। जैसे ऑक्सीजन में वैसे हमने किस में दिखाए? आपके सल्फर के अंदर। जैसे आपने ग्रुप 15 में देखा था नाइट्रोजन, 15 के आखिर में 5 होते हैं, 5 5 का मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन के देखो 3 बॉन्ड तो बने हुए आपको दिख रहे हैं पायरोल में, तो 5 में से 3 गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में, तो नाइट्रोजन पे हमने एक लोन पेयर दिखा दिया था। तो आप ऐसे भी डायरेक्टली याद रख लेते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो एलिमेंट कौन से ग्रुप का है, तो ऐसे आप ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट हमने दिखा दिया देखो पिरिडिन, ऐसे पिरिडिन के अंदर दिखाया बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन को देखें, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बन चुके हैं, ग्रुप 15 का एलिमेंट है नाइट्रोजन, 15 के आखिर में 5 है, तो 5 में से 3 बॉन्ड तो देखो बन गए, 5 का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल के अंदर, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो यूज हो चुके हैं इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, तो 5 में से 3 गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, वो लोन पेयर की फॉर्म में है। तो पिरिडिन के अंदर भी नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है। ये चीज हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि काफी रीजनिंग क्वेश्चनों में ये चीजें हमें याद रहनी चाहिए, तभी हम उस क्वेश्चन का प्रॉपरली जवाब दे पाएंगे। तो ये हो गई पिरिडिन की स्ट्रक्चर। इट इज एन आल्सो इट इज ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इस चीज का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हो गया पिरिडिन, ये हाइड्रोजनेटेड फॉर्म हो गई उसी टाइप से, क्या हो गई बोलो? हाइड्रोजनेटेड फॉर्म ऑफ द पिरिडिन। इसमें सारे डबल बॉन्ड टूट गए, हर जगह बोलो वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या लगा दिए गए? एच, सो दैट इज द पिरिडिन।
नेक्स्ट हम देखते हैं इंडोल। तो जो पायरोल था, देखो शुरू में देखे पायरोल की स्ट्रक्चर, तो पायरोल की स्ट्रक्चर के साथ हमने एक बेंजीन रिंग अटैच कर दिया। देखो ये बेंजीन रिंग, तो पायरोल की स्ट्रक्चर के साथ अगर ये बेंजीन रिंग हम अटैच कर देते हैं तो ये कहलाती है स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज अ इंडोल। इसे क्या कहते हैं? इंडोल। इंडोल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रक्चर, वन इज द बेंजीन रिंग, अदर वन इज द पायरोल रिंग। तो मीन्स जो इंडोल की स्ट्रक्चर होती है, आगे जब हम क्वेश्चन देखेंगे वहां पे बड़ी चीजें काम आने वाली, हम बार बार बोलेंगे वहां पे कि इंडोल के अंदर कौन से दो रिंग होते हैं, हम बार बार बोलेंगे इन द इंडोल स्ट्रक्चर देयर इज वन बेंजीन रिंग पार्ट, अदर वन इज द पायरोल रिंग पार्ट। तो इंडोल के अंदर दो रिंग पार्ट हैं, वन इज द पायरोल रिंग पार्ट जो पेंटागन की फॉर्म में आपको दिख रहा है, अदर वन इज द बेंजीन रिंग पार्ट। दो पार्ट है इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्यूनोलिन। अभी आपने जो स्ट्रक्चर पढ़ी थी पिरिडिन की, तो इसके अंदर भी देखो एक तो पिरिडिन रिंग पार्ट है, देखो ये पिरिडिन रिंग पार्ट, और अदर वन इज द बेंजीन रिंग पार्ट। तो ऐसे ही आपसे पूछे क्यूनोलिन के बारे में कि क्यूनोलिन की स्ट्रक्चर कैसे बनी, तो आप क्या कहेंगे? सिमिलरली जैसे इंडोल के बारे में हमने बताया था कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिंग पार्ट, वन इज द पायरोल पार्ट, अदर वन इज द बेंजीन रिंग पार्ट। ये भी जो क्यूनोलिन है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिंग स्ट्रक्चर, वन इज द pyridine रिंग स्ट्रक्चर, अदर वन इज द बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर। इसके अंदर दो रिंग पार्ट है, pyridine रिंग एंड द बेंजीन रिंग। सिमिलरली नेक्स्ट हम देखें आइसोक्यूनोलिन। सिर्फ अटैचमेंट के बेसिस के ऊपर फर्क है कि बेंजीन के साथ जो pyridine की जब अटैचमेंट हमने दिखाई है, ध्यान दे, क्यूनोलिन के साथ जब pyridine को हमने अटैच किया तो कैसे किया? बेंजीन रिंग वाले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन ही देखो ये नाइट्रोजन का आ गया था, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का। लेकिन अगर हम आइसोक्यूनोलिन में देखें तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट देखो ये नाइट्रोजन आया है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट के, मींस जो अटैचमेंट है उस चीज में डिफर कर रहे हैं दोनों। अदरवाइज चाहे क्यूनोलिन हुआ चाहे आइसोक्यूनोलिन हुआ, दोनों के अंदर दो पार्ट है, वन इज द pyridine पार्ट, अदर वन इज द बेंजीन रिंग पार्ट। इन बोथ ऑफ देम डिफर करते हैं इन द अटैचमेंट के ऊपर कि उनको अटैच कैसे किया गया है। तो ये हमने देखा बेसिक डेफिनेशन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की, और उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जांपल याद कैसे करना है वो भी मैंने बताया। कैसे लोन पेयर शो करें वो तरीका आपको बताया, कि सिंपली डायरेक्टली आप कैसे बता सकते हैं कि किस एटम के ऊपर हमें लोन पेयर दिखाना है। हर एटम की वैलेंसी पूरी करनी भी आपको आनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम आपको बता दें कि जो जितने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है ना, दे आर वेरी यूजफुल एक्ट एज ए फ्यूल। जैसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट भी आपके हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। हम आपको बता दें कार्बोहाइड्रेट का देखो चैप्टर जब हमने पढ़ाया था आपको, तो उस दौरान आपने देखा था ना, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है वो आपके दो तरीके से उसकी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है, एसाइक्लिक स्ट्रक्चर भी, और ग्लूकोज जो है वो रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता था। रिंग स्ट्रक्चर मींस कैसे? वो भी हेक्सागोनल रिंग, देखो ऐसे करके, देखो ये हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर बनती थी, जिसके राइट टॉप के ऊपर होवर्थ स्ट्रक्चर जब हम ड्रा करते थे ऑक्सीजन दिखाते थे, और बची हुई देखो जो ऐसे ऐसे पार्ट होते थे, यहाँ पे हम क्या दिखाते थे? HOH हर कार्बन के ऊपर, देखो H, ये OH, फिर HOH एंड सो ऑन। देखो ये HOH, और ये याद रखते थे थर्ड कार्बन के ऊपर ऊपर की साइड में OH दिखाते थे, नीचे H, एंड रिमेनिंग जगह पे HOH। देखो उसी टाइप से फोर्थ कार्बन के ऊपर देखो हमें उसी टाइप से ये दिखाना था, यहाँ पे ऊपर तो H आएगा और नीचे बोलो क्या आना था? ये OH। देखो ये H ऊपर और ये OH, जो लास्ट है कार्बन फिफ्थ H, और ऊपर बेटा कौन था यहाँ पे? ये CH2OH। नंबरिंग कैसे करते थे हम? यहाँ पे ये वन कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, और CH2OH वाला वो सिक्स्थ कार्बन। अब ये देखें है ना, ये भी इसके अंदर भी रिंग स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं पायरेनोज टाइप की स्ट्रक्चर। बोलो कौन सी? पायरेनोज। पायरान जो स्ट्रक्चर होती, पायरान कौन होती? अगर आपके पास एक 6 मेंबर रिंग हो, देखो इस टाइप से 6 मेंबर रिंग हो आपके पास, और 6 मेंबर रिंग में एक जगह ऑक्सीजन लगा दें, जैसे 5 मेंबर वाली को तो फ्यूरान कहते हैं, ऐसे 6 मेंबर की रिंग स्ट्रक्चर बना दे, पायरेनोज टाइप की स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है, आपको ये ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर मैंने अभी बताई, तो इसके अंदर ये 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है, इंक्लूडिंग वन हेटेरो एटम दैट इज ऑक्सीजन। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर है ये। ग्लूकोज दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, एसाइक्लिक और साइक्लिक। तो ये साइक्लिक फॉर्म है आपकी ग्लूकोज की, जो मैंने आपके सामने ड्रा की, और ये अल्फा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, क्योंकि C1 के ऊपर OH आपके राइट हैंड साइड में है, मींस डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आपकी अल्फा ग्लूकोज। अगर नंबर 1 के ऊपर OH को ऊपर दिखा देते, H को नीचे, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा ग्लूकोज। तो बीटा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बन जाती, मींस ये भी एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो यही हम आपको बता रहे थे कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो हमने ऊपर आपको एग्जांपल में बताया वही नहीं, आपके हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहां पर भी आपको देखने के मिलेंगे? आपको कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, लाइक द ग्लूकोज शेयर विच एक्ट एज द फ्यूल। कार्बोहाइड्रेट को हम कंज्यूम करते हैं, आपने सुना भी है ना, जो ग्लूकोज होता है इट इज कॉल्ड एज द फूड ऑफ ब्रेन,
ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है काफी बार, विच कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज द फूड ऑफ ब्रेन, दैट इज द ग्लूकोज। क्योंकि जब कभी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसको किस चीज की बोतल लगा देते हैं, ग्लूकोज की बोतल लगा देते हैं, क्योंकि वो क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है। विच कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज द क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज द ग्लूकोज। तो दैट इज द वे। नेक्स्ट आपके जैसे राइबोज शुगर होता है, वो एक पेंटागन टाइप की स्ट्रक्चर होती है, पेंटागन टाइप की। फ्रक्टोज जो होता है ना, फ्रक्टोज उसका मोलिकुलर फार्मूला है ना ग्लूकोज जैसा होता है, लेकिन वो पेंटागन की फॉर्म में उसकी देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है, देखो ऐसे पेंटागन की फॉर्म में, देखो ऐसे, जिसमें टॉप के ऊपर हम एक ऑक्सीजन दिखाते हैं, बची जगह वही HOH 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 ऐसे हम दिखा देते हैं। वो अभी हम कंप्लीट आपको यहाँ पे नहीं बता रहे क्योंकि हमारे मेन पार्ट से वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो आपके फ्रक्टोज जो होता है, फ्रक्टोज उसमें पेंटागन स्ट्रक्चर होती है। जैसे पेंटागन किसकी है, हैविंग द वन हेटेरो एटम, फ्यूरान। देखो ये हमने ऊपर स्ट्रक्चर ड्रा की थी ना अभी फ्यूरान की, तो इसलिए इसको कहते हैं फ्यूरानोज। यानी फ्रक्टोज की जो स्ट्रक्चर होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट में जो पढ़ते हैं, हम ये कहते हैं फ्रक्टोज स्ट्रक्चर इज लाइक दैट ऑफ फ्यूरान, मींस इट हैज फ्यूरानोज टाइप स्ट्रक्चर। आपके जो अभी मैंने अल्फा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई, हम ये कहते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, इसकी स्ट्रक्चर है पायरेनोज टाइप स्ट्रक्चर। तो ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऑप्शन में लिखा आएगा इट हैज पायरेनोज टाइप स्ट्रक्चर। अगर आपसे पूछे फ्रक्टोज के बारे में तो कहेंगे इट हैज फ्यूरानोज टाइप स्ट्रक्चर, क्योंकि उसकी पेंटागन टाइप की स्ट्रक्चर है, हैविंग वन हेटेरो एटम ऑक्सीजन। और ग्लूकोज की हेक्सागन टाइप की स्ट्रक्चर है, इंक्लूडिंग वन हेटेरो एटम, दैट इज द ऑक्सीजन। तो इस टाइप से छोटी छोटी बात ध्यान रखेंगे। और ये जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, दे ऑल्सो एक्ट एज द फ्यूल, ये फ्यूल का काम भी करते हैं। एग्जाम्पल कौन, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, जैसे कुछ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे भी हैं, जैसे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का नाम सुना है ना, जिसकी वजह से जो आपके प्लांट्स होते हैं उनका जो ग्रीन कलर है वो क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जिसमें सेंट्रल एक मेटल आयन भी होता है, जिसको कौन कहते हैं, मैग्नीशियम आयन होता है। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि सेंट्रल एटम कौन होता है, आपका कोई मेटल एटम होता है आपके क्लोरोफिल में, तो आप कहते हैं यस इट इज मैग्नीशियम आयन। सेकंड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन देखो, हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर भी क्लोरोफिल जैसी होती है, उसी टाइप से आपके डिफरेंट तो आपकी स्ट्रक्चर होती है। पायरोल रिंग होते हैं, पायरोल रिंग 4 होते हैं, मैं आपको बता दूं। क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर जब हम आगे सीखेंगे तो आप देखेंगे, जो हमने बनाया था ना कोई पायरोल बना रखा है, तो 4 तो पायरोल होते हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ रिंग। 4 पायरोल आपस में कनेक्ट होके एक रिंग बना देते हैं, कंप्लीट बड़ा रिंग। और उनके ऊपर और भी सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं फिर पायरोल के ऊपर, और सेंटर के अंदर जो प्रेजेंट होता है ना, वो होता है आपका कौन, मैग्नीशियम आयन, क्लोरोफिल में तो। और बिल्कुल ऐसे ही 4 पायरोल होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, साइक्लिक कंजुगेशन बन जाती है उसमें। और बीच में जो सेंट्रल मेटल आयन होता है वो आयरन हो जाता है, Fe2+ आयन, तो वो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर बन जाती है। तो उन चैप्टर्स में जो हम पढ़ते हैं आपके क्लोरोफिल वाला स्ट्रक्चर, हीमोग्लोबिन वाला स्ट्रक्चर, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो उस टाइप पे इनकी डिटेल बताई जाती है। तो इनके अंदर भी मैंने बताया कि जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि क्लोरोफिल की जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर कितने पायरोल रिंग हो गए, 4 पायरोल रिंग है विच आर कनेक्टेड विद ईच अदर टू गिव ए रिंग स्ट्रक्चर। तो आ गया ना उसके अंदर भी पायरोल, मींस हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई ना उसकी भी, क्योंकि पायरोल की इंक्लूजन हो गया उसके अंदर। ऐसे हीमोग्लोबिन भी पायरोल का इंक्लूजन हो गया विद द सेंट्रल मेटल एटम आयन, दैट इज द आयरन होता है, Fe2+ आयन होता है। ऐसे काफी ड्रग्स हैं, विटामिन हैं, न्यूक्लिक एसिड हो गए। न्यूक्लिक एसिड मींस जैसे DNA RNA, उनके अंदर भी आप देखें जैसे DNA के अंदर प्यूरिन पायरिमिडीन होती है, उनके अंदर भी जो रिंग स्ट्रक्चर होती है उनके अंदर हेटेरोएटम होता है। एल्कोलाइड हो गए, लाइक निकोटीन की स्ट्रक्चर आप एल्कोलाइड के अंदर पढ़ते हैं जो आपके सिलेबस में है। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट हो गए लाइक सेकेरिन, जो कि आमतौर पे जो शुगर पेशेंट होते हैं उनको ये दिया जाता है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। ये कहा जाता है ना कि इट इज द स्वीटेस्ट कंपाउंड, इसकी जो स्वीटनेस है वो 250 टाइम 250 टाइम मोर स्वीटर देन द ग्लूकोज। जो आपका ग्लूकोज होता है उससे 250 गुना मीठा होता है। ये पेपर में कई बार आ चुका है ये, कि जो सेकेरिन होता है इट इज 250 टाइम मोर स्वीटर देन दैट ऑफ द, बोलो कौन, आपकी जो ग्लूकोज होता है उससे। ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ और पॉइंट थे हमारे जो हमने याद किया। अब हम देखेंगे कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर नंबरिंग कैसे की जाती है। देखो हमने सबसे पहले ले लिया पायरोल को। पायरोल के अंदर जब आप नंबरिंग करेंगे तो देखो कैसे, हेटेरो एटम देखो नंबर 1, उसके बाद 2 3 4 एंड 5। ये काफी काम आने वाला है आपका। जब हम रिएक्शन पार्ट पढ़ेंगे ना तो वहां पे हम देखेंगे कि ये कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं, पहले तो हम यही सीखेंगे अगले लेक्चर के अंदर। और फिर हम ये भी देखेंगे कि वो जो भी रिएक्शन चलेगी वो कौन से पॉइंट पे चलेगी। कार्बन नाइट्रोजन नंबर 1 है उस पर अटैक होगा, या 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे, तो नंबरिंग का पता होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो दैट इज अ नंबरिंग। उसके बाद फ्यूरान, ऐसे ही इसमें 1 ऑक्सीजन को नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5,
ऐसे थाइफिन को देखेंगे तो सल्फर को नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस टाइप से नंबरिंग आप किधर से भी कर दो, क्योंकि सिमेट्रिकल कंपाउंड आप क्लॉकवाइज करें एंटी क्लॉकवाइज उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इंडोल के अंदर। इंडोल के अंदर भी ऐसे ही नाइट्रोजन को नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर उसके बाद अगले कार्बन को नंबर 4 नहीं कहेंगे, ये आपके ब्रिज एटम है, ये ध्यान रखें। देखो एक तो ये दैट इज अ ब्रिज एटम, और अदर वन देखो ये भी ब्रिज एटम है। जो यहाँ पे ये मैंने कार्बन है इसको देखो मैं सी ही लिख देता हूं, बल्कि यहाँ पे दीज आर दी ब्रिज एटम। देखो ये कार्बन दीज आर दी ब्रिज एटम। इनको नंबरिंग सबसे लास्ट में दी जाती है। तो 3 के बाद उससे अगले कार्बन को देखें, देखो 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, उसके बाद जो 3 और 4 के बीच में जो ब्रिज आया था पहले उसको नंबर 8, और फिर नीचे वाले को नंबर 9। तो इस टाइप से नंबरिंग की जाती है। तो ब्रिज जो आपके कार्बन एटम आ गए उनको नंबरिंग सबसे लास्ट में, तो दैट इज द नंबरिंग इन द इंडोल, आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखो पीरियडिंग, वैसे नाइट्रोजन को नंबर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5 एंड 6। उसके बाद नेक्स्ट हम ले लेते हैं क्विनोलिन। इसके अंदर भी पहले जो आपका ऐसा रिंग पार्ट जिसके अंदर आपका हीट्रो एटम आ गया, नंबरिंग वहीं से शुरू करेंगे। उसके अंदर या तो बॉटम से या टॉप से, लेकिन आमतौर पे हम बॉटम से स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अगले हमारे पास देखो उसी टाइप से ब्रिज कार्बन आ गए, उनको नंबरिंग हम सबसे लास्ट में देंगे। 4 के बाद नेक्स्ट 5 हो गया, ब्रिज कार्बन एटम को हमने यानी छोड़ दिया है। 5 के बाद 6, फिर 7, फिर 8, फिर उसके बाद अपर वाला 9, फिर 10। अगर आइसोक्विनोलिन को लें, नंबरिंग बॉटम से ही करेंगे, ये नहीं नाइट्रोजन से कर देंगे, बॉटम से नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ब्रिज कार्बन एटम जो थे इन दोनों को आप छोड़ देंगे, देखो ब्रिज दोनों को छोड़ दिया। उसके बाद 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। तो इस टाइप से नंबरिंग करनी आनी चाहिए। तो इस सिलेबस के अंदर जो आपके डिफरेंट कंपाउंड हो ये पढ़ने वाले हैं, तो इनकी नंबरिंग करनी आपको जरूर आनी चाहिए। इसके बाद ये जितने भी कंपाउंड है, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, वो जो बेसिक पार्ट वाला लेक्चर होगा उसके अंदर इन डिटेल आपको बताया जाएगा और कंपाउंड के बारे में क्या, कि जो ये डिफरेंट आपके जो एमीन्स टाइप के कंपाउंड है, जो आपके हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड है, इनके अंदर जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन आपकी प्राइमरी अमीन भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है, टर्शियरी भी हो सकती है, और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी। कैसे पता चले? अगर नाइट्रोजन एक आर ग्रुप से अटैच है, नाइट्रोजन के ऊपर देखो सिंपल जो अमोनिया होता है ना, देखो राइट साइड में देखो मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ अमोनिया की। नाइट्रोजन के ऊपर देखो एक लॉन पेयर होता है, पिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर होती है, एक एच, दूसरा एच और तीसरा एच। ये तो स्ट्रक्चर होगी अमोनिया की। ये स्ट्रक्चर बोलो किस चीज की है? दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अमोनिया। अब जो अमोनिया की जो स्ट्रक्चर है, इसमें अगर हम इस नाइट्रोजन से क्या कोई कार्बन आपको अटैच दिख रहा है? नो, नहीं है कार्बन अटैच, तो ये सिंपली अमोनिया कहलाएगा। लेकिन अगर हम एक एच हटा दे, देखो एक एच और एक एच हटा के यहाँ पे देखो अगर हम एक आर ग्रुप लगा दे, देखो मैंने एक आर लगा दिया, देखो एक एच हटाया और एक आर लगा दिया, दैट इज द प्राइमरी अमीन। अगर हम दूसरा एच भी हटा दें और वहां पे एक आर ग्रुप और लगा दें, तो दैट इज द सेकेंडरी अमीन, ये अब अमोनिया नहीं रहा। अगर एक एच और हटा दें और उस एच को भी हटा के हम एक आर ग्रुप और लगा दें, तो फिर वो क्या कहलाएगा? देखो ये 1 आर, ये सेकंड आर और ये थर्ड आर, तो बोलो कौन? टर्शियरी अमीन। अगर ये नाइट्रोजन अपने कोई आर ग्रुप हो, जैसे एल्काइल हैलाइड होता, देखो आर सी एल, ये अपने लॉन पेयर इस आर को दे देता, देखो स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव, ये सीएल दोनों इलेक्ट्रॉन लेके देखो यहाँ से निकल जाता, तो आर इसका बॉन्ड बन जाता ना, देखो आर के साथ तो बॉन्ड बनता, तो बोलो क्या बनता ये? देखो हम अगर लॉन पेयर को भी देखो ऐसे यूटिलाइज होते हुए दिखा देते, जैसे मैंने अभी रिएक्शन दिखाई, तो नाइट्रोजन के ऊपर बोलो क्या आ जाएगा? ये आर। नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, क्योंकि आर को दे दिए थे, और पॉजिटिव के पास कौन घूम रहा है? ये नेगेटिव, तो दैट कॉल्ड द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो इस टाइप से यानी जितने भी कंपाउंड इन सभी के अंदर आप ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन सभी के अंदर ये क्वेश्चन बनता है कि आपके पायरोल के अंदर, pyridine के अंदर, क्विनोलिन के अंदर नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है वो कैसी है? वो प्राइमरी अमीन की फॉर्म में है, या सेकेंडरी अमीन की फॉर्म में है, या टर्शियरी अमीन की फॉर्म में है, या क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट की फॉर्म में है? ये आप इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इस तरीके से। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर जब हम बेसिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो उस वक्त आपको ये सारी बातें बता दी जाएंगी कि प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी है, या टर्शियरी है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं आईपैक नेमिंग के बारे में। देखो जितने भी आपके जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, मैंने पहले ही बताया था, दे आर मोस्टली रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर कॉमन नेम। तो मोस्ट ऑफ द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आर नोन बाय देयर कॉमन नेम, इनको कॉमन नेम से ही ज्यादा जाना जाता है। लेकिन इवन देन इनकी जो आईपैक नेमिंग है वो की जाती है। तो कैसे करें आईपैक नेमिंग? उसके कुछ बेसिक फैक्ट हैं। जैसे आपके जो कॉमन आईपैक नेमिंग में हमने क्या सीखा था? बोलो 5 पार्ट होते थे वहां पे। ऐसे ही यहाँ पे उसको क्या कहते थे? जो पार्ट नंबर 1 था, वर्ड रूट कहते थे आप उसे।
ऐसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्ड रूट होगा, स्टेम होगा इसके अंदर भी। तो जो वर्ड रूट होता है उसके लिए बेसिक बात है क्या ध्यान रखनी है कि ये दैट डिपेंड अपॉन द रिंग साइज। अब जो ये साइक्लिक है, हिड्रोसाइक्लिक जो रिंग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, पायरोल 5 मेंबर रिंग है, फ्यूरान 5 मेंबर रिंग है, थाइफिन 5 मेंबर रिंग है, जबकि पिरिडिन एक 6 मेंबर रिंग है। तो रिंग साइज हमें देखना है, उसके बेसिस के ऊपर इसके वर्ड रूट को डिफाइन किया जाता है। मींस जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई 3 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होती, जैसे मैंने बताया था इपोक्साइड, जिसके अंदर क्या हो, देखो इस टाइप से ये एक मैंने देखो 3 मेंबर रिंग बना दिया, इसमें एक ऑक्सीजन लगा दिया, हो गया ना आपका 3 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर। ऑक्सीरेन जिसे आप कहते थे, कॉमनली इपोक्साइड है ये आपके। तो मीन्स अगर 3 मेंबर रिंग है तो उसके लिए जो वर्ड रूट होता है वो क्या होता है, IR। अगर आपके आईपैक नेमिंग के अनुसार बता रहे हैं, अब ये ध्यान रखना, हम ये कॉमन नेमिंग नहीं चल रही, पहले हम कॉमन नेमिंग की बातें हैं, जितनी पायरोल, फ्यूरान, थायोफिन, पिरिडिन, दीज ऑल आर दी कॉमन नेम। अब हम बातें करने जा रहे हैं, बोलो किस चीज की, हम बातें करने जा रहे हैं आईपैक नेमिंग की। क्या आईपैक नेमिंग के दौरान वर्ड रूट कैसे देखते हैं, वो रिंग साइज के बेसिस के ऊपर देखा जाता है। तो स्टेम कहते हैं जिसे, वर्ड रूट को हम यहाँ पे स्टेम कहते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द रिंग साइज, इफ द रिंग स्ट्रक्चर इज ऑफ 3 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर तो IR यूज करेंगे, 4 है तो ET यूज करेंगे, 5 है तो OL यूज करेंगे, 6 है तो IN यूज करेंगे, 7 है तो EP यूज करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अब हमें क्या देखना होता है कि प्रीफिक्स क्या लगाएं। प्रीफिक्स, प्री का मतलब पहले, तो प्रीफिक्स कैसे, दैट डिपेंड ऑन द हीटेरोएटम, कि हीटेरोएटम कौन है। आपको दिख रहा है ना, पायरोल के अंदर हीटेरोएटम नाइट्रोजन है, फ्यूरान में ऑक्सीजन है, थायोफिन में कौन है, सल्फर है, पिरिडिन में कौन है, नाइट्रोजन है, वो हीटेरोएटम होता है। तो प्रीफिक्स डिपेंड ऑन द हीटेरोएटम, नेचर ऑफ द हीटेरोएटम, हीटेरोएटम कौन है। तो उसके लिए क्या करते हैं, अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सा लगाएंगे, लेकिन ऑक्सा का आमतौर पे जो लास्ट में ए है, OXA, ओ को जब हम कंबाइन करेंगे प्रीफिक्स को वर्ड रूट से, तो ए को ड्रॉप कर दिया जाता है, उसको हम रिमूव कर देते हैं। लेकिन ओ हो तो ऑक्सा, ऐसे एस है तो थाया, THIA, ए को ड्रॉप कर देंगे। नाइट्रोजन है तो एजा, AZA, तो लास्ट वाला जो मैंने रेड कलर से दिखाया उसको ड्रॉप कर देते हैं। मींस ए जनरली ड्रॉप्ड, ए को जनरली ड्रॉप कर देते हैं। ये मैंने बताया प्रीफिक्स के बारे में। उसके बाद आगे अब ये देखा जाता है कि जो आपकी ये जो रिंग स्ट्रक्चर है ना, जो रिंग साइज है, ये भी हमने देख लिया कि अगर रिंग साइज कैसा है तो वर्ड रूट का पता चला। रिंग तो देख लिया, लेकिन उसमें हीटेरोएटम कौन है उसके बेसिस के ऊपर हमने देख लिया क्या वर्ड हम यूज करें। उसके बाद ये देखा जाएगा कि जो रिंग स्ट्रक्चर है ना, वो आपकी सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, ये भी देखना जरूरी है। जैसे पायरोल में अनसैचुरेटेड है, फ्यूरान में अनसैचुरेटेड है, थायोफिन में अनसैचुरेटेड है, पिरिडिन में अनसैचुरेटेड है, मींस डबल बॉन्ड आ चुके हैं उसके अंदर। तो अब देखो अगर अनसैचुरेटेड हो, रिंग स्ट्रक्चर अनसैचुरेटेड हो, जैसे नाइट्रोजन के कंपाउंड को हम पहले देख लेते हैं कि अनसैचुरेटेड रिंग विद नाइट्रोजन हो, तो देखो क्या करें, हम लिखने जा रहे हैं, अब स्क्रीन पे साथ के साथ नोट डाउन करते रहे। अगर देखो 3 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होती, 3 मेंबर, तो हम क्या यूज करते बोलो, और अनसैचुरेटेड होती, डबल बॉन्ड होता, तो IRINE, देखो वर्ड रूट स्टेम तो क्या था IR, तो INE और लगा देंगे उसके आगे। अगर 4 मेंबर होती तो ET था ना, तो E और लगा देंगे, ETE। अगर 5 मेंबर है तो OL तो था ही, आपका वर्ड रूट E और लगा देंगे, OLE। ऐसे ही 6 मेंबर है तो IN था ना, वर्ड रूट तो INE। 7 मेंबर है तो EP था ना, तो EP के आगे INE और लगा देंगे। तो इस टाइप से अनसैचुरेटेड रिंग है तो ये चीजें आप ऐड करेंगे। अगर सैचुरेटेड है तो क्या करें, अगर 3 मेंबर रिंग है तो IRIDINE, DINE, इरिडीन। अगर 4 मेंबर है तो इटिडीन। अगर 5 मेंबर है तो ओलिडीन। और 6 और 7 के लिए सेम रखते हैं यही चीजें। तो अब हम देखते हैं कैसे देखो इसका नेम किया जाता है। अब इन चीजों को हम अप्लाई करेंगे अपनी ऊपर वाली स्ट्रक्चर के ऊपर, आप ध्यान से नोट डाउन करते रहना। तो देखो अब हम सबसे पहले बोलो किसको लें, पायरोल को लिया। अब देखो मैंने एजोल नाम लिखा, बोलो क्यों लिखा, सोचो आप ध्यान से। सबसे पहले वर्ड रूट को देखो, वर्ड रूट बोलो कौन था इसमें, स्टेम। स्टेम मीन्स रिंग साइज देखना है, रिंग साइज बोलो कितना है, 5 मेंबर। तो 5 मेंबर देखो मैंने, देखो ये सर्कल लगा रहा हूं मैं नीचे, 5 मेंबर के लिए क्या था, OL। प्लस अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है, तो देखो आगे ई और लगा दिया, तो OLE। देखो OLE मैंने लगा दिया ना OLE। उसके बाद प्रीफिक्स देखना है। अब हीटेरोएटम देखो इसमें कौन है, हीटेरोएटम था आपके नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए बोलो क्या था, ये नाइट्रोजन के लिए एजा। और ए को ड्रॉप कर देंगे, तो एजा का ए ड्रॉप कर दिया तो AZ रह गया, तो देखो AZ हो गया। और आगे OLE जुड़ गया, तो बन गया ना इसका नाम एजोल। क्या नाम बन गया बोलो इसका, एजोल। पायरोल का IPAC नेम क्या है, एजोल। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं, फ्यूरान। अब देखो मैंने क्या लिखा, ऑक्सोल। क्यों लिखा है ऐसे, इसलिए लिखा, फिर चलते हैं उसी टाइप से। अब दोबारा से चले आप नीचे, हमारे जो हमने बेसिक रूल लिखे थे,
देखो इसके अंदर वर्ड रूट बोलो कौन है, रिंग साइज देखा 5 मेंबर है। 5 मेंबर के लिए देखो मैंने दोबारा से क्या लिख दिया, 5 के ऊपर देखो OL, मैंने उसके ऊपर सर्कल करता जा रहा हूँ नीचे ताकि आपको दिखता रहे। उसके बाद देखो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो बोलो क्या लगाना था आगे, OLE। देखो मैंने ये 5 के आगे OL के आगे E लगा दिया। ये हमने अनसैचुरेटेड रिंग था इसलिए OLE होगा, देखो ये OLE ही लिख रखा हमने यहाँ पे। उसके बाद देखे, अब देखना प्रीफिक्स डिपेंड ऑन द हीट्रोएटम। हीट्रोएटम कौन है यहाँ पे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है तो देखो ये रहा ऑक्सा, ऑक्सा में ए को ड्रॉप कर देंगे, OX रह गया, तो देखो ये OX हो गया, ये OLE हो गया। बोलो नाम क्या बन गया, ऑक्सोल। तो इस टाइप से फ्यूरान का IUPAC नेम क्या बन गया, ऑक्सोल बन गया इसका नाम। क्लियर हो गया इतना। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, अपने अगला एग्जांपल लेते हैं हम इस चीज के लिए, आईपैक नेमिंग के लिए। ये प्रैक्टिस करनी आपके लिए जरूरी है। आमतौर पे मैंने बता दिया कॉमन नेम से इनको जाना जाता है, लेकिन इवन देन नेक्स्ट थायोफिन को देखो, फिर वही वर्ड रूट को देखें जिसे स्टेम कहते हैं। 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है तो 5 है तो बोलो क्या, OL। अनसेचुरेशन है तो OL के आगे E भी लगेगा, OLE। देखो ये OLE हमने लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद हम चलेंगे प्रीफिक्स डिपेंड ऑन द हीट्रोएटम। हीट्रोएटम कौन है यहाँ पे, सल्फर है, तो सल्फर है तो क्या था, थाया, THIA। ए को ड्रॉप कर देंगे तो THI रह गया, तो THI लिखा, आगे OLE लगा दिया, तो क्या बन गया, थायोल। दैट इज द IUPAC नेम, तो इसका IUPAC नेम हो गया। तो इस टाइप से आप इन बेसिक रूल्स को ध्यान रखेंगे और आईपैक नेम आपको लिखना ऐसे आना चाहिए। उसके बाद चलते देखो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमने ये पीरियडिन लिया, इसमें देखो हमने क्या लिखा, फिर वही देखो वर्ड रूट। बोलो कितने वर्ड रूट्स, रिंग साइज क्या है, 6 मेंबर, तो 6 हो तो क्या होता है, IN। देखो 6 के लिए IN इन, लेकिन क्योंकि अनसेचुरेशन है तो देखो अनसेचुरेटेड है तो E और लगा दिया, INE। देखो INE ही लिखा था, देखो मैंने यहाँ पे INE। उसके बाद देखो प्रीफिक्स लगाना है। हीट्रोएटम कौन है यहाँ पे, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है तो क्या करते हैं, एजा, ए ड्रॉप कर देंगे। ए ड्रॉप कर दिया तो क्या बच गया, AZ, तो नाम क्या बन गया, एजीन, AZINE। तो इसका IUPAC नेम हो गया। तो ये थे कुछ बेसिक रूल जो आप जब भी आईपैक नेमिंग करते हैं तो इनको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, देखो कुछ बातें और बताते हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे भी मिलेंगे आपको हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन मोर देन 2 हीट्रोएटम, 2 और मोर हीट्रोएटम भी अगर उसके अंदर दिख जाए, 2 दिखे, 2 से ज्यादा दिखे, तो क्या करें। तो उस वक्त हमें क्या करना है, ये देखो बेसिक रूल है, मैंने अभी लिखा, प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ हायर ग्रुप। जो हायर ग्रुप है, मान लीजिए हीट्रोएटम 2 है, जैसे एक तो हो गया ग्रुप 16 का लाइक ऑक्सीजन हीट्रोएटम, दूसरा हो गया ग्रुप 15 का, तो वो हो गया नाइट्रोजन। मान लीजिए कोई ऐसा एग्जांपल हम ले लेंगे अभी। तो उसमें क्या होगा कि प्रायोरिटी ऑर्डर किसकी होगी, तो प्रायोरिटी ऑर्डर किसकी होगी, जिसका ग्रुप नंबर पीरियोडिक टेबल के अनुसार, पीरियोडिक टेबल में होते हैं ना 18 ग्रुप्स होते हैं टोटल आपके, तो हमें जो हायर ग्रुप है, जैसे ग्रुप नंबर 16 की प्रायोरिटी रहेगी हमेशा किससे, 15 से। 15 की प्रायोरिटी रहेगी हमेशा किसकी, 14 से, एंड सो ऑन। तो ग्रुप नंबर 16 का जो एलिमेंट है ना, उसको हमेशा ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी एज कंपेयर टू द ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 14 एंड सो ऑन। ये बेसिक रूल है आईपैक नेमिंग का। उसके बाद अगर सेम ग्रुप के एलिमेंट हो तो क्या करें, मान लीजिए ऑक्सीजन है, सल्फर है, तो क्या करें। तो उसके बाद क्या किया जाएगा, जिसका लोअर एटॉमिक नंबर है, जैसे ग्रुप 16 को ले लें, कोई ऐसा हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हमने ले लिया जिसमें 2 हीट्रोएटम है, एक ऑक्सीजन है और एक सल्फर है उस रिंग के अंदर, फिर किसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, ऑक्सीजन को देंगे। तो ये अगला रूल आ गया कि अगर सेम ग्रुप के दोनों हीट्रोएटम है, जैसे ऑक्सीजन सल्फर, ग्रुप 16 के हो गए दोनों, तो जिसका लोअर एटॉमिक नंबर है उसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट, अदर हीट्रोएटम विच हैज द हायर एटॉमिक नंबर। तो लोअर वाले को प्रायोरिटी मिलेगी, लोअर एटॉमिक नंबर वाले को प्रायोरिटी मिलेगी। जैसे ऑक्सीजन की ज्यादा प्रायोरिटी होगी देन द सल्फर। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपके सामने ये दिख गया, एक एग्जाम्पल हमने ड्रा कर दिया। जो पेंटागन टाइप की स्ट्रक्चर है, इसमें 2 हीट्रोएटम ले लिए, एक नाइट्रोजन और दूसरा हमने ऑक्सीजन ले लिया। अब आप देखिए बेसिक रूल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले वर्ड रूट को ढूंढना। वर्ड रूट है तो बोलो वर्ड रूट क्या कहता है, 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है, तो 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर के लिए क्या लगाएंगे, बोलो OL। देखो मैंने OL लगा दिया। अनसेचुरेशन भी है तो E भी लगेगा आगे, देखो 5 के आगे मैंने फिर लगा दिया OLE, तो देखो हमने OLE ले लिया देखो इसके अंदर। अब हीट्रोएटम देखो 2 हो गए, तो प्रीफिक्स जो हमें लगाना है वो कैसे लगाएं, 2 हीट्रोएटम आ गए। प्रेफरेंस ऑर्डर किसकी ज्यादा, एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन बोलो किसका है, ग्रुप नंबर 16 का है। नाइट्रोजन कहाँ पे है, ग्रुप नंबर 15 का है। तो बताओ आईपैक नेमिंग का रूल क्या था, किसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी, जिस जो कि हायर ग्रुप का है, मींस जो ग्रुप नंबर 16 का ऑक्सीजन उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। और जो नाइट्रोजन है वो बोलो किसका था, यहाँ पे नाइट्रोजन है ग्रुप नंबर देखो 15 का। और जो ऑक्सीजन है बोलो ये किसका है, ये आपके ग्रुप नंबर 16 का हो गया। तो ग्रुप नंबर 16 को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी एज कंपेयर टू द ग्रुप नंबर 15 वाले को। इसलिए देखो हमने क्या लिखा नेम के अंदर, हमने 2 वर्ड यूज करने, हीट्रोएटम के लिए क्या यूज करना था, बोलो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, ए ड्रॉप कर देंगे, और फिर नाइट्रोजन के लिए एजा।
तो ए ड्रॉप कर देंगे। तो देखो मैंने ऑक्सा का ओ एक्स पहले लिखा और ए जेड देखो बाद में लिखा ना ओ एक्स फिर ए जेड लिखा। क्यों लिखा, क्यों पहले लिखा, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन पहले आता है, ऑक्सा, ऑक्सीजन पहले आता है, देन एजा का ए जेड बाद में लिखा। उसके बाद इनकी नंबरिंग कर दी, देखो हमने 1 2 एंड 3, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन पहले, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से ही नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे, नाइट्रोजन से तो नहीं करेंगे हम। तो ऑक्सीजन नंबर 1 पे है और 1 2 3 3 के ऊपर नाइट्रोजन आ गई, तो इसलिए हमने उसकी नंबरिंग कर दी 1,3। तो पूरा नाम क्या बन गया, 1,3 ऑक्सेजोल, ऑक्सेजोल, OXAZOLE। तो इस टाइप से ये थी आईपैक नंबरिंग के बारे में हमने बताया आपको, साथ के साथ आईपैक नेमिंग कैसे की जाती है। तो ये बेसिक बेसिक बातें आप जरूर ध्यान रखेंगे। प्लस साथ के साथ एक चीज और कि मान लीजिए ये कंपाउंड हमने ले लिया जैसे पिपरिडिन, अब क्या करें इसके अंदर, पिपरिडिन का जब हम नाम लिखेंगे ना तो इसका नाम देखो कैसे लिखेंगे, इसका नाम हमने लिख दिया पर हाइड्रोएजीन। देखो ऐसा क्यों लिखा, फिर बताते हैं। वर्ड रूट बोलो कौन है इसके अंदर, फिर आप कहेंगे सबसे पहले रिंग साइज देखो, रिंग साइज बताओ कितना है इसका, 6 मेंबर रिंग है। 6 मेंबर के लिए देखो क्या यूज करते हैं आप, IN। तो देखो IN हमने देखो ऊपर लिख रखा है, देखो IN लिख रखा। उसके बाद अनसेचुरेटेड हो चाहे सैचुरेटेड हो, आगे का कॉमन चीज 6 और 7 के लिए वही थी, तो IN के बोले आगे क्या लग गया, E लग गया। ऐसे ही हमने देखो यहाँ पे नाम के अंदर भी लिख रखा है, देखो INE। हो गया ना इतना, ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। उसके बाद हमें चलना है प्रीफिक्स कौन लगाएं। अब देखें हीट्रो एटम कौन है, हीट्रो एटम तो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के लिए क्या लगाते हैं आप, एजा। देखो हमने एजा लिख दिया यहाँ पे, क्लियर हो गया, ये भी एजा लिख दिया। उसके बाद एजा का ए का ड्रॉप कर दिया, तो बोलो AZINE। देखो इतना तो हमारे पास नाम आ गया। अब उसके बाद हम ये देखेंगे ये कंपाउंड बना कहां से, ये कंपाउंड बना है पिरिडिन से। देखो जो पहले पिरिडिन था, बोलो कैसे बना, हाइड्रोजनेशन से। हाइड्रोजनेशन की तो कितने एच, कहां पे एच लगे, देखो पिरिडिन में देखो जो इसके साथ में स्ट्रक्चर बनी हुई है, जो भी डबल बॉन्ड था देखो डबल बॉन्ड टूट गया, यहाँ से एक डबल बॉन्ड, तो एक एच इधर लगा, एक एच इधर, दूसरा डबल बॉन्ड टूटा, फिर से एक एच ऊपर लग गया, एक एच नीचे लग गया, तीसरा डबल बॉन्ड टूटा तो दोनों साइड में एक एक एच लग गया। मींस हर एक एटम के ऊपर, चाहे वो कार्बन 5 है एक नाइट्रोजन है, हर एक नाइट्रोजन या कार्बन एटम के ऊपर आपके एच लग गए। पर हाइड्रो इसलिए लगाया हमने, पर हाइड्रो, पर हाइड्रो क्यों, क्योंकि हर एक जगह पर का मतलब हर एक पे, हर एक के ऊपर एच लग गया, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो गई। सो इट इज कॉल्ड एज द पर हाइड्रोएजीन। बोलो इसको क्या कहेंगे, पर हाइड्रोएजीन। अगर हर जगह लग जाए, हर जगह ना लगता, मान लीजिए कोई एक ही डबल बॉन्ड टूट जाता, तो आप क्या कहते, आप उसे कहते डाई हाइड्रो। बोलो क्या कहते, आप उसे डाई हाइड्रो लगाते, आप यहाँ पे पर हाइड्रो नहीं लगाते। देखो मैं फिर समझा रहा हूं आपको, पिरिडिन स्ट्रक्चर है आपके पास, पिरिडिन इज ए बेसिक स्ट्रक्चर जिसका आईयूपैक नेम क्या था, एजीन। देखो पिरिडिन का आईयूपैक नेम देखो क्या है, ये रहा एजीन। अब एजीन से पहले प्रीफिक्स क्या लगाए, डाई हाइड्रो लगाएं, टेट्रा हाइड्रो लगाएं, या जैसे मैंने पर हाइड्रो लगाया पिरिडिन में, तो ऐसा क्यों लगाया, अगर एक ही डबल बॉन्ड को तोड़ते, सिर्फ एक डबल बॉन्ड को, तो हम पर हाइड्रो नहीं लगाते, तो क्या लगाते इसकी जगह, डाई हाइड्रो। अगर हम 2 डबल बॉन्ड को तोड़ते तो क्या लगाते, टेट्रा हाइड्रो। तीनों डबल बॉन्ड को तोड़ देते तो क्या लगाते, हेक्सा हाइड्रो। हेक्सा हाइड्रो लगा दो या पर हाइड्रो लगा दो, पर का मतलब अब हर जगह हाइड्रोजनेशन हो चुकी है, तो हम पर हाइड्रो लगा देते हैं। तो ये बेसिक नेक्स्ट रूल था, आईपैक रूल था हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि डाई हाइड्रो कब लगाते हैं, टेट्रा हाइड्रो कब लगाते हैं, पर हाइड्रो कब लगाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे पिरिडिन के केस में जब पिरिडिन को पिपरिडिन में कन्वर्ट किया, तो उस वक्त हमने पर हाइड्रो एजीन क्यों लिखा, पर हाइड्रो क्यों लगाया, हेक्सा हाइड्रो लिख दो या पर हाइड्रो लिख दो, दोनों ही बात बिल्कुल ठीक मानी जाएंगी। ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड अबाउट देयर नोमेनक्लेचर, जिसमें हमने बताया कि कॉमन नेमिंग से ही मैक्सिमम कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जाने जाते हैं, लेकिन साथ के साथ उनकी आईपैक नेमिंग के बारे में भी पता होना जरूरी है, जो कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड द nomenclature of the heterocyclic compound. Thank you.